लगता है कि आईएएस आईपीएस बनना ठीक है, अच्छी बात है, बड़ी बात है, पर इतनी बड़ी बात भी नहीं है। बड़ी बात है उस सेवा में आने के बाद कायदे का इंसान बने रहना। करूंगा विकास सर यहाँ आए और इस किताब के बारे में, मनोज जी के बारे में, श्रद्धा जी के बारे में और अनुराग सर के बारे में कुछ बातें करें। बशीर बद्र का जिक्र किया अमृत ने। बशीर बद्र का एक और शेर है, वो ये बताता है कि आज आप किसी को देखें तो ये ना सोचें कि वो हमेशा से वैसा था, उसके पीछे का इतिहास भी पता होना चाहिए। तो शेर है, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ठीक है, तो मैं सबसे पहले लेखक महोदय को आमंत्रित करूंगा, अनुराग जी को, कि वो आएं और थोड़ा सा संक्षेप में आपको बताएं इस उपन्यास को लिखने के अनुभव। मेरा ख्याल है कि इनकी कहानी इनके मुंह से सुनने के बाद आप यहाँ से जब लौटेंगे तो कुछ ज़्यादा आत्मविश्वास से लौटेंगे, बेहतर होकर लौटेंगे। तो सुनिए उनकी बात, आइए। आदरणीय विकास सर और मेरे मित्रों, सर ने सबसे पहले ये कहा था कि पता नहीं इन लोगों ने जो उन्होंने सुधारा था वो माना कि नहीं माना। सर पे इतना काम है और सर इतने व्यस्त हैं, आप लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, लेकिन उस व्यस्त समय में भी सर ने उपन्यास पूरा पढ़ा। दिल्ली से इलाहाबाद जाते समय रेल में उन्होंने उस पूरे उपन्यास को अद्यापांत पढ़ा था और उस पर वही अपने लाल पेन से क्रॉस, गोले, कभी कभी पूरा पैराग्राफ काटा। उस समय सर के पास जो उपन्यास था वो लगभग 200 सवा 200 पेज का था, अब वो 170 पेज का रह गया है। मैं बहुत आभारी हूं सर का कि उन्होंने मेरे उपन्यास पर भूमिका लिखी। ये उपन्यास आप लोगों का है, आप लोगों की ही कहानी है। माध्यम मनोज हैं पर कहानी आपकी है। आप लोग जो अपने घर परिवार से दूर मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार के छोटे छोटे 10 बाई 10 के कमरों में रहकर तपस्या कर रहे हैं, और आप ही नहीं इस देश में कई जगह जो बच्चे, जो स्टूडेंट तपस्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ये उनकी कहानी है। हमारे मन में कई बार लगता है कि हम सफल होंगे, ये संकल्प हमारे मन में हमेशा रहता है। हम अपनी ताकत पहचानते हैं, लेकिन कई बार हम निराश भी हो जाते हैं, कई बार हम असफल भी होते हैं। कभी प्रीलिम्स निकलती है, कभी मुख्य परीक्षा नहीं निकलती, कभी इंटरव्यू। ये प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू का चलता रहता है जंजाल। कभी सफलता फिर असफलता, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी उम्मीद हमारे मन में रहती है, कहीं ना कहीं एक ऐसा हमारे मन में संकल्प और रहता है कि हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। लेकिन ये आपकी यात्रा पूर्ण वहां होती है जहां आप सफल हो जाते हैं। लेकिन इस असफलता से या इस संदेह से, जब हमें ये संदेह होता है कि क्या वास्तव में हम इस योग्य हैं कि हम सफल हो जाएंगे, क्या हमारे भीतर वह क्षमता है जो यहाँ बैठे इनमें है, मनोज में है या श्रद्धा में है या जो भी चयनित हुए हैं जो उनमें है, ये संदेह बना रहता है। पर वो संदेह आपके संकल्प से खत्म भी होता है, और जब वो खत्म होता है तो आप ये मान जाते हैं कि अब सफलता दूर नहीं है। आपको ये उपन्यास आपके संदेहों से मुक्त करेगा। तो ये यात्रा यहां से यहां तक, असफलता से सफलता तक की जो ये यात्रा है ना, वही यात्रा इस उपन्यास की यात्रा है। वो मनोज की पत्नी है, वो एक आईएएस अधिकारी है, और मेरी गट फीलिंग ये कहती थी कि उनको आईएएस में टॉप करना चाहिए। श्रद्धा डॉक्टर रही, उसके बाद आईएएस बनी, और इनकी बहुत अच्छी बात यह है कि जिस नौकरी में है, मैंने इसकी भूमिका में एक वाक्य लिखा। देखिए, आईएएस आईपीएस तो इतने लोग बनते ही हैं। हिंदी माध्यम में रिजल्ट 1-2 साल थोड़ा खराब रहा है, लेकिन पहले तो संख्या इतनी होती थी हर साल कि हर साल 10-20 आईएएस, हर साल 20-30 आईपीएस और 50 आईएएस, ऐसा होता ही था।
और सबके साथ वैसा संवाद नहीं रहता हमारा, पर कुछ खास बात कुछ लोगों में होती है तो ध्यान रहता है। तो एक बहुत रोचक प्रसंग जो मैंने इसकी भूमिका में जिक्र किया, इन लोगों की शादी हुई ये करीब 2008 के आसपास की बात, 5वीं हो गई थी, अच्छा 2005 की बात है। और मैं शायद आज तक अपने एक आध स्टूडेंट की शादी में गया हूँ, वो इनकी शादी में गया था, ग्वालियर में शादी हुई थी। तो शादी हो गई, जब शादी हुई तो उस समय तक ये IPS हो चुके थे और श्रद्धा उस समय उत्तराखंड PCS में SDM हो चुकी थी, नैनीताल में SDM शायद उस समय थी और बाद में IRS बनी थी। उस समय वही था ना नैनीताल वाला ही आपका, हाँ। ये वहाँ उत्तराखंड की टॉपर थी अपने एग्जाम की, वहाँ SDM बनी, फिर बाद में IRS बन के इधर चली गई। तो सफल जोड़ा था, सीधी सी बात है कि जब दोनों लोग सफल हों, सिविल सेवक हो, तो इसमें कोई ये क्यों सोचेगा कि दिक्कत में है। तो श्रद्धा से मैं कहूँगा कि 2 पक्षों पर थोड़ा सा डिस्कस करें। एक तो ये कि कैसे वो मैनेज करती हैं इतनी बड़ी जिम्मेदारियों को अपनी अन्य जिम्मेदारियों के साथ, और दूसरा जब इतनी बात हो ही गई है तो ये बता ही दें कि 12वीं फेल लड़के में ऐसा क्या देखा था। तो श्रद्धा बस 5-7 मिनट 10 मिनट में अपनी बात रखिए और फिर नायक को बुलाते हैं। थैंक यू सर। रेस्पेक्टेड विकास सर, अनुराग जी, मनोज जी और सारे आगे बैठे हुए बच्चों, ये जो बात है कि 12वीं फेल जो इंसान सर ने बोला कि उसमें आखिर अब क्या चीज ऐसा था, तो वही बात है कि जब हम उस तरफ बैठे होते हैं तो जो सपना, जो जद्दोजहद, जो संघर्ष करने की ताकत और असीम एक ताकत लेकर जब हम बैठे होते हैं, एक जो ऊर्जा का बिल्कुल एक गुबार हमारे अंदर होता है, वो जो ताकत है, वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे, वो जो कॉन्फिडेंस है कि हम चढ़ जाएंगे ऊपर तक, वो सबसे जरूरी भी है और वो सबसे आकर्षक भी है। तो मैं मनोज जी से जब मिली थी तो मुझे जब ये बात पता चली तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ, क्योंकि उनमें इतना जबरदस्त आत्मविश्वास था, एकदम जैसे रास्ता एकदम क्लियर दिख रहा हो, कहीं कोई डगमगाहट नहीं, कहीं कोई घबराहट नहीं, एकदम क्लियर ये दिमाग में था कि नहीं मुझे बहुत आगे जाना है, नहीं मुझे करके दिखाना ही है। तो वो बात मुझे बहुत एकदम मन को छू गई, क्योंकि जैसे मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर्स रहे हैं, तो वो हमेशा एकदम मेरे फादर तो एकदम उनको देखते ही हम लोग घबरा करके किताब लेके बैठ जाते थे। लेकिन एक ऐसा लड़का जो बिल्कुल, जहाँ चंबल का माहौल आप लोगों को पता है, लेकिन वहां पर जो जज्बा मनोज के अंदर था, जो संकल्प क्षमता जो मनोज के अंदर थी, जो ताकत उसके अंदर थी, वही ताकत जब हमारे अंदर आ जाती है, जब हमारा सपना एकदम क्लियर होता है, कोई धुंधलाहट नहीं होती, कोई बादल नहीं होता, एकदम क्लियर आसमान में उगता हुआ सूरज हमको दिखाई देता है, बस उसको टच करने की वो दूरी हमको तय करनी रहती है, तो फिर हमको कोई ताकत दुनिया में रोक भी नहीं सकती। तो वो एक चीज थी जो मुझे एकदम प्रभावित कर गई। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हम बहुत मजबूत बनते हैं, हमारी दृष्टि बहुत ज्यादा खुलती है, हमारा व्यक्तित्व का विकास बहुत ज्यादा होता है। कभी हम असफल होते हैं, कभी हम सफल होते हैं, एकदम निराशा आती है, ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया, फिर अचानक से हमको एक रोशनी दिखाई देती है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो वो जर्नी ऐसी ही रहती है। यूपीएससी की जर्नी बड़ी टफ है, लेकिन ये जो तैयारी है ये हमको बहुत मजबूत बनाती है। और स्पेशली मुझे लगता है जब आप यहाँ दृष्टि में पढ़ रहे हैं, विकास सर की जो क्लासेस कर रहे हैं, मैं तो आज भी जब अपना विमेन ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो मुझे कई बार लगता है कि वो विकास सर की ऐसे की क्लास जो थी, वही विचार मेरे अंदर से निकल रहे हैं। वो जो सर ने तब पढ़ाए थे वो मैं आज बोलती हूँ, कहीं पर जाके बोलती हूँ। तो वो जो समझ का लेवल यहाँ पर बनता है, जो समाज में आगे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, वो बड़ा जबरदस्त होता है इस यात्रा में। जैसे अभी भी जो बच्चे बच्चियों की बात है, तो सार्त्र पढ़ाते थे सर हमको, तो सार्त्र बोलता है, एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करता है, अस्तित्ववाद की, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो हम जब कोई डिसीजन लेते हैं
तो एक्चुअली हमको स्ट्रांगली, एक तो स्ट्रांग सही डिसीजन लेना चाहिए और दूसरा वो हमारा डिसीजन है, उसे हमको आगे लेके चलना है, तो उस पर हमको फर्म रहना है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट अपने आप आ जाता है हमको। और इनफैक्ट जब हम लोग देखते थे उस समय, अभी मुझे पता नहीं तरुणा मैम अभी कितना आती हैं, जो मैडम हैं, हम लोग उनसे पहले, उन्हीं से पहले मिले थे। जब मैं आई थी तब तो पहले तरुणा मैम से ही मिली थी। वेरी इम्प्रेसिव, कॉन्फिडेंट, डायनेमिक एंड ऊर्जा से भरी हुई। तो जब हम लोग इन लोगों को देखते थे तो वो जो संतुलन, वो जो गजब का कोऑर्डिनेशन, वो जो हम लोग देखते थे, वाकई में इट वाज सो वेरी इम्प्रेसिव। तो हमने खुद बहुत कुछ सीखा है सर और मैम को देखते हुए। सर से तो बहुत सारी चीजें सीखी हैं। सर की कोचिंग में पहले तो मिले ही है, तो लाइफ का सबसे बड़ी हमारी माइलस्टोन ही ये कोचिंग है। और सर से बहुत सारी चीजें सीखी है। सर का इवन अभी भी इतने सारे, कहीं पर भी कोई अप्रिशिएट करे या कुछ भी हो, अभी सर ने जो बोला आज भी वो इतना रोमांचित करता है। अगर सर के मुंह से प्रशंसा का कोई शब्द निकल जाए तो सर का जो लेवल है या समझ का जो लेवल है, उस यात्रा में हमने इतना कुछ सीखा है, दृष्टि में पढ़ने में इतना कुछ सीखा है। मनोज आपके लिए सीनियर हैं, डीआईजी हैं, बड़ा पद है, वो सब है। मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं, नन्हे दोस्त की तरह हैं। पहली बार मुझे इलाहाबाद में मिले थे, मैं वहाँ क्लास ले रहा था, तो वहाँ की सर आपसे मिलने आए हुए हैं। चलिए अब मैं मनोज को बुलाता हूँ, वो आए और आपको कुछ ऐसा कहें कि आप लौटे तो उसके बाद आईपीएस से नीचे सोचे नहीं कुछ भी। फिर आइए मनोज। आदरणीय विकास सर, अनुराग जी, श्रद्धा जी और सभी मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात थोड़ा और आगे ले जाऊं, सबसे पहले मुझे लगता है कई चीज़ें भूल जाऊंगा, इसलिए एक चीज़ बोल देता हूं। मैं पिछले 14 सालों से सर्विस में हूं और थोड़ा अपने आप को विद्वान मानने लगा हूं कि अब मुझे बहुत नॉलेज हो गई है। तो कश्मीर मुद्दे पे कई बार बड़े अधिकारपूर्ण तरीके से हमें बहस करने लगता हूँ कि ऐसा है वैसा है। एक दिन सर का यूट्यूब पर मैंने अभी कुछ दिन पहले कश्मीर विषय पर एक वीडियो देखा और मुझे आदत है सर का सुनने का। सर की बातें जिस लय में जाती हैं, जिस तरीके से जाती हैं, वो मेरे अंदर तक बैठी हुई है। वो मैंने पूरा सुना और सुनने के बाद मैंने उनको बोला कि सर अभी 14 साल की सर्विस के बाद इतने सारे सेमिनार सुन लिए मैंने, देश भी गया, विदेश भी गया, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या क्या देख रहा हूँ, पर मैंने आज तक इतने बेहतरीन तरीके से कभी कश्मीर को नहीं समझा जो इस वाले वीडियो 2 से समझा। तो वो जो लय है, वो जो एक बात बताने की कला है, जो अंदर की नॉलेज है, जो बेहतरीन नॉलेज है, उस नॉलेज का इतना ज़्यादा लाभ हुआ है कि आज देश की किसी भी समस्या के बारे में जब हम बात करते हैं, मैं श्रद्धा कभी जाते हैं, अनुराग जी कहीं जाते हैं, तो आज भी हम उन्हीं तर्कों को देते हैं जो तर्क हमने आज से 15 साल 16 साल पहले सुने थे। चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण का माध्यम हो, कोई भी माध्यम हो, चाहे इकोनॉमी हो, कुछ भी हो। तो मुझे कई बार लगता है कि सर का सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट हो जाने के बाद या न हो जाने के बाद भी आप एक बेहतरीन इंसान, बेहतरीन व्यक्ति, बेहतरीन वक्ता, बेहतरीन समझ रखने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। सर को शायद पता भी नहीं होगा, और ये बात सही है, सर को नहीं पता रहती कई चीज़ें। कई ऐसे लोग होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। सबके लिए उतनी जगह नहीं है, लेकिन जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके इतर में उन लोगों की बात बताता हूँ जो सिलेक्ट नहीं हो पाते। उसमें से सर अभी इस बार के इलेक्शन में 2 लड़के ऐसे हैं जो एमएलए बने हैं, जो आपके स्टूडेंट हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग जगहों पर अपने आप को, अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है जो श्रद्धा ने बोला कि जब ऊंची उड़ान भरी जाती है तो उड़ान आपके पंखों को मजबूत करती है, और पंख अगर मजबूत है तो कभी भी काम आते हैं, किसी भी समय काम आ सकते हैं। तो हमारी जो लड़ाई है वो पंखों को मजबूत करने की लड़ाई है। ये जो आप जी रहे हैं ना, वो जीने में कितना खूबसूरत है। जो अपनी रसोई रेस्टोरेंट अभी है क्या मुझे पता नहीं है,
अपना रसोई रेस्टोरेंट है, उसके बगल में एक ओम जी रेस्टोरेंट भी था। तो अपनी रसोई में थाली आती थी, शायद मेरे ख्याल से 90 रुपए के आसपास की थी। वो थाली खाने के लिए हम 5-5 महीना वेट करते थे, यार ये थाली खानी है, पैसा नहीं है, ये थाली खानी है, पैसा नहीं। फिर हम बेटा अब बोलते थे प्री निकल जाएगा तो खाएंगे। फिर मुखर्जी नगर, गांधी विहार, नेहरू विहार, ये 3 मक्का और मदीना है हमारे लिए। मुझे ऐसा लगता है कि आज भी जब भी डिप्रेशन होता है, जब भी डिप्रेशन होता है भाई साहब, ये मैं सोचता हूँ डिप्रेशन सेलेक्ट होने खत्म हो जाता है। दिक्कतें तो हमेशा चलती रहती हैं, लगातार चलती रहती हैं। यहाँ अलग तरह की दिक्कतें हैं और किसी सर्विस में अलग तरह की दिक्कतें हैं। ऐसा मत सोचो कि एक बार सिलेक्ट हो गए तो खेल खत्म हो गया, मजा आ गया। मजा नहीं आता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। सर ने जैसा बताया, जिले के कप्तान के रूप में मैंने जहाँ जहाँ काम किया, वो काम हर समय एक निर्णय लेने का होता है, क्षमता का होता है कि आप क्या निर्णय ले रहे हैं, उस पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी डिपेंड रहती है। तो निर्णय लेने की क्षमता यहीं पैदा होती है, आपके यहीं पर सीखी जाती है, इसी तरह की क्लासेस में सीखी जाती है। इस उपन्यास को लिखने में अनुराग ने जो बहुत बेहतरीन काम किया है, और जो एक मैं बोलता हूँ मुझ पर पर्सनल एहसान किया है, वो ये कि इन्होंने जो जो घटा, जो जो हुआ, उसको उस तरीके से पिरो करके सामने दिया उपन्यास के रूप में, कि जिससे कि ये समझ में आए कि आप अगर ईमानदार हैं, आपके अंदर अगर आगे बढ़ने की ललक है, आपके अंदर अगर अद्भुत क्षमताएं हैं, तो कोई भी परेशानी आपको रोक नहीं सकती। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर क्षमताएं, बता रहा हूं मैं आपको, हर जगह, चाहे कोई भी जगह हो, इतने कम लोग हैं। जितना ज्यादा तुम आगे बढ़ोगे, तुमको लगेगा कि यार ये लोग कितना कमजोर लोग कैसे पहुंच रहे हैं यहां तक, क्योंकि खुद से ईमानदारी बहुत कम लोगों में। उसका तरीका क्या है? आप एक बार शीशे के सामने खड़े होइए और अपनी आंखों से आंख मिलाइए और बोलिए कि भाई मैं क्या हूं। अगर तुम कमजोर होगे तो तुम्हारा शीशा खुद ही बोलने लगेगा कि यार थोड़ा कमजोर दिख रहा है, तो तेरे अंदर ये क्षमताएं नहीं है, ऐसी कमी है। कमियों को दूर करने का खुद से साहस, ये इस किताब में अनुराग जी ने जो लिया है, मैं बताता हूं आपको। मेरे अंदर अनुराग जी ने इस किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि मैं बहुत महान व्यक्ति था, शुरुआत से बचपन से ही अब्राहम लिंकन बनने के लिए पैदा हुआ था, नहीं, ऐसा नहीं है। अनुराग जी ने बताया है कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां थी जो जन्मजात उस अंचल में रहती हैं, चंबल के अंचल में रहती हैं। क्या क्या ऐसी चीजें थी जिनके माध्यम से मेरा पतन हो सकता था, और वो कैसे कैसे धीरे धीरे ठीक हुई। सर मैं बताता हूं आपको कि मुझे 12th क्या छोड़ दो, आप ग्रेजुएशन तक भी स्टेज पर चढ़ के बोलना नहीं आता था। स्टेज पर कभी गया ही नहीं स्टेज पे, और मुझे लगता था कि मैं कभी बोल भी नहीं पाऊंगा। मेरी इतनी इच्छा होती थी। अनुराग जी उस समय युवा साहित्यकार थे, ग्वालियर के युवा साहित्यकारों में नाम था, और एक कई जगह जाके मंच संचालन करते थे, और मैं तड़पता रहता था कि एक बार स्टेज पे बोलने का मौका मिल जाए, काश मिल जाए। फिर उस जिस लाइब्रेरी में काम करता था, जिस लाइब्रेरी ने मेरे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि दी, क्योंकि उसमें किताब पढ़ने को मिली, मैगजीन गोरकी की, बड़े बड़े लोगों की। उसी लाइब्रेरी में जब शनिवार को काव्य गोष्ठी होती थी, तो काव्य गोष्ठी में बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े कवि अपनी अपनी कविता पढ़ के वाह वाह करके जाते थे। तो मैं दरवाजा बंद करके, जब कोई नहीं होता था, तो वही माइक बंद करके घंटों बोलने की ट्राई करता था। और भी मुझे याद आता है, मैं बोलता था कि साथियों, हम और आप आज बैठे हुए हैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। इतना बन बन के बोलने की कोशिश करता था। तो कोशिश जो थी, उस कोशिश की बात मैं कर रहा हूं आपके साथ। कोई जन्म से सीख के नहीं आता, और जन्म से सीख के आता होगा, कोई बॉर्न इंटेलिजेंट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट होता होगा, वो उसके लायक हम नहीं है, मैं तो नहीं। हम सब सीखते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, और धीरे धीरे सीखने की हमारी क्षमता होना चाहिए। वो क्षमता कब होती है? लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। मैं हमेशा कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में जब भी जाता हूँ अपने यहाँ पर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं उनके लिए नहीं आया हूँ जिनके घर में बहुत पैसा है, मैं उनके लिए भी नहीं आया हूँ जो बॉर्न इंटेलिजेंट है, मैं उनके लिए आया हूँ जो गरीब है, मैं उनके लिए आया हूँ जिनके अंदर क्षमता नहीं है, मैं उनके लिए आया हूँ, उन पेरेंट्स के लिए आया हूँ जिनके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए। आपको रास्ते खुद ब खुद मिलते चले जाते हैं। इसी मुखर्जी नगर में जहाँ हम लोग बैठे हैं अभी, चल रहा है, एक ऐसा दौर था जब मेरे पास पैसा इस लायक भी नहीं था कि मैं यहाँ रह सकूं, और उस दौर में ऐसे ऐसे काम करने का मौका मिला। इस उपन्यास में एक बहुत बेहतरीन चित्रण है जिसको मुझे लगता है कि आप लोग जब देखेंगे तब समझ में आएगा कि एक ऐसा काम करने का मौका मिला मुझे जहां पर कि मैं
बड़े घरों के 4-5 कुत्तों को लेता था, उनको घुमाने जाता था इसी नेहरू विहार के पुल पे, ये जो ब्रिज है, और जो ब्रिज के पीछे की जो और अंदर की जो झाड़ियाँ गई हुई हैं वहाँ पर, और उनको जब मैं घुमा के लाता था तो मुझे हर महीने एक कुत्ते पर 400 रुपये मिलते थे। और वो 400 रुपये कितने ज़्यादा होते थे मुझे पता है कि आप अगर 5 कुत्ते पाल लें तो 2000 रुपये हो जाते हैं आपके पास। लोग मस्त रहें, खुश रहें, और श्रद्धा जी का, अनुराग जी का, सर का एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।